हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग पढ़ेंगे कोशिका चक्र का नियमन। कैसे कोशिका विभाजन करने की तैयारी करती है, कौन सी अवस्था में क्या होता है। आज के क्लास में हम लोग यही सब जानेंगे। हम लोग अगले क्लास में पढ़ लिए थे एम प्रवस्था, अंतरावस्था, ये सब के बारे में पूरी अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ लिए थे। वीडियो है यूट्यूब पर डाला हुआ, जाकर देख लीजिएगा। सब पूरा पढ़ लिए थे। तो आज हम लोग का नया एक टॉपिक आया है जिसका नाम है कोशिका चक्र का नियमन। आखिर हम लोग आज कोशिका चक्र के नियमन में यही जानेंगे कि एक कोशिका चक्र के नियमन में क्या क्या होता है, कैसे कोशिका अपना चक्र को लगाता है। आज की क्लास में हम लोग यही सब जानेंगे और बहुत ही मजेदार होने वाला है क्लास, देखना ना भूलें। जैसे आप लोग सीरियल देखने के पीछे दीवाने रहते हैं, वैसे मेरे क्लास देखने के पीछे दीवाने हो जाओ, डॉक्टर बन जाओगे। देखिए, तो हम लोग आज अपने YouTube चैनल RS बायोलॉजी क्लासेस पे ये चीज पढ़ेंगे कि कोशिका चक्र का नियमन कैसे कैसे होता है, और ये सब पूरी अच्छी तरीके से पूरी डिटेल में जानकारी देंगे। कुछ इस तरीके से बताएंगे ताकि तुम्हारे दिमाग में प्रवेश कर जाएगा। तो देखिए, सबसे पहले बात यहां पर आता है कोशिका चक्र का नियमन। तो जो कोशिका विभाजन करता है, जो कोशिका विभाजन कर रहा है, उस कोशिका को विभाजन होने में कौन सा प्रोटीन की आवश्यकता होती है, कौन सा एंजाइम की आवश्यकता होता है, ये सब हम लोग जानेंगे। जो कोशिका विभाजन करती है, एक कोशिका से दो कोशिका में बढ़ती है, तो उस कोशिका विभाजन होने में जो प्रोटीन की आवश्यकता होता है, उस प्रोटीन का हम लोग बोलते हैं क्या, साइक्लिन प्रोटीन बोलते हैं। उस प्रोटीन का हम लोग बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन। समझ में आया? कोशिका विभाजन होने में, कोशिका कैसे विभाजन होता है, विभाजन होने के समय जो प्रोटीन का आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन को हम लोग बोलते हैं साइक्लिन प्रोटीन। और जो एंजाइम होता है, जिसको हम लोग बोलते हैं सीडीके। जिस एंजाइम का नाम क्या है, सीडीके। सीडीके का पूरा नाम क्या है, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। आखिर इस एंजाइम को हम लोग साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज ही क्यों बोले, क्योंकि जो एंजाइम है सीडी की, ये प्रोटीन साइक्लिन पर निर्भर रहता है। जो ये एंजाइम है सीडी की, ये सीडी की प्रोटीन, जो एंजाइम है सीडी के एंजाइम, ये साइक्लिन प्रोटीन पर निर्भर रहता है, इसीलिए इसका नाम पड़ गया क्या, सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। तो जब कोशिका विभाजन होता है, जब ये एक कोशिका है, ये एक कोशिका से दो कोशिका में विभाजन हो गया, ये दो कोशिका में विभाजन होने में जो एंजाइम की आवश्यकता होती है, जो प्रोटीन की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। और जो एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस एंजाइम के नाम है सीडीके, साइक्लिन डिपेंडेंट काइनेज। क्लियर हो गया? जो कोशिका विभाजन होता है, एक से दो कोशिका में बटा, तो उसको एक से दो कोशिका में बटने में जो प्रोटीन, जो एंजाइम की आवश्यकता होती है, उस प्रोटीन का नाम है साइक्लिन प्रोटीन। और जो एंजाइम की आवश्यकता होती है, उसको हम लोग सीडीके शॉर्ट में नाम है। चलिए, अब हम लोग एनसीईआरटी की कुछ लाइन जानते हैं कि एनसीईआरटी लाइन क्या बोलता है। चलिए देखिए, सबसे पहले एनसीईआरटी लाइन ने क्या बोला है कि कोई भी कोशिका अपने विभाजन का निर्माण, ठीक है। कोई भी कोशिका अपने विभाजन का निर्माण कोशिका चक्र के जीवन अवस्था में लेती है। अगर कोई भी कोशिका अपने विभाजन का निर्माण, चाहे अपने विभाजन का निर्णय कोशिका चक्र के जीवन अवस्था में लेती है। अब देखो, हम आप लोग को बताए थे G1 अवस्था, एस अवस्था, क्या थे G2 अवस्था, ये सब बताए थे आप लोगों को, उसमें सब बताए थे ना। जो कोई भी कोशिका है, तो उस कोशिका को विभाजन करना है कि नहीं करना है।
उस कोशिका को विभाजन करना है कि नहीं करना है, वो कोशिका जीवन अवस्था में क्या करता है, निर्णय लेता है कि हाँ भैया हमको विभाजन करना है, हमको क्या आगे की ओर रास्ता दिखाओ। कोई भी कोशिका, लेकिन कोई कोशिका है वो चल गया एस प्रवस्था में, वो एस प्रवस्था में चल गया, वो कोशिका विभाजन होके ही रहेगा, उसको कोई मायका लाल नहीं कि जो बचा सके। समझ में आया? जैसे आप लोग रोड पे घूमते हो, आप लोग रोड पे घूमते हो, तो घूमते घूमते किसी लड़की को देखकर सीटी मार दिए, वो लड़की थोड़ा सा गुस्सीला है, थोड़ा सा मोटा है, तब तुमको कोई नहीं बचा सकता है चप्पल खाने से। तो वैसे ही और कोई भी कोशिका जीवन अवस्था में है तो वहां पर इसे निर्णय ले सकता है कि हम विभाजन करें कि ना करें, लेकिन जैसे ही कोशिका एस प्रवस्था में चल गया है, जैसे ही कोशिका एस प्रवस्था में चल गया, वो कोशिका निर्णय नहीं ले सकता है कि हम विभाजन नहीं करेंगे, वो कोशिका का विभाजन करने पर क्या होगा, मजबूर हो जाएगा। समझ में आया? तो ये लाइन, पहला लाइन यही बोल रहा था कि कोई भी कोशिका अपने विभाजन का निर्णय जीवन अवस्था में ले सकता है, जीवन अवस्था में ले सकता है। जैसे एस अवस्था में जाएगा तो कोशिका को विभाजन करना ही करना है। वही दूसरा लाइन ये बोला है, कोई भी कोशिका यदि एस अवस्था में पहुंच गई तो वह कोशिका अपना कोशिका चक्र अवश्य पूरा करेगी, अर्थात उसमें विभाजन अवश्य होगा। हम अभी आप लोग को बताएं, अगर कोई भी कोशिका एस अवस्था में पहुंच गया, अगर ये मान लो कि ये कोशिका जीवन अवस्था से उठकर चल गया कहाँ, एस अवस्था में, तो इस एस अवस्था में जैसे ही कोशिका चल जाता है तो इसको कोई नहीं बचा सकता है इसको कोशिका विभाजन करने से। समझ में आया? वही ये लाइन बोल रहा है कि कोई भी कोशिका यदि एस अवस्था में चल गया, कोई कोशिका था वो जीवन अवस्था से कहां चल गया, एस अवस्था में चल गया, पहुंच गई, वह कोशिका अपना कोशिका चक्र अवश्य पूरा करेगा, वो कोशिका अपना कोशिका चक्र अवश्य पूरा करेगा, अर्थात उसमें विभाजन अवश्य होगा। मान लेते हैं कि ये एक रूम है, एक और रूम है, ऐसे नहीं समझो। मान लेते कि हम लोग बॉय हॉस्टल में रहते हैं, एक बगल में गर्ल्स हॉस्टल है, एक बॉय हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है बगल में। तो अगर हम लोग बॉय हॉस्टल में कुछ भी मतलब कि थोड़ा सा आंटी वगैरह ही करते हैं, थोड़ा सा पंखा टेन कर दिए, सब बॉय क्या करता है, तब ना पिटाने का बहुत कम चांस रहेगा, पिटाई नहीं करेगा, बॉय हॉस्टल में करेगा। लेकिन वही बॉय उठ के चल गया गर्ल्स हॉस्टल में, अरे पंखा टेन करेगा, ये टेन करेगा, लड़की मर के नाक सब टेन कर देगा, चप्पले से मारेगा, चप्पले बेलना चौकी सबसे मारेगा। तो वैसे कोई कोशिका जीवन अवस्था में रहता है, वो कोशिका निर्णय ले सकता है कि हमको विभाजन नहीं करना है, तो नहीं करेगा। लेकिन वो कोशिका जैसी जीवन अवस्था से उठकर एस अवस्था में चल गया, वो कोशिका का औकात नहीं है कि हम विभाजन नहीं करेंगे, उसको मजबूर है, विभाजन करेगा ही करेगा। समझ में आया? दूसरा लाइन बोल रहा था। अब आइए हम लोग समझते हैं कि कैसे एक कोशिका चक्र पूरा कर, कैसे एक कोशिका चक्र का नियमन करता है। देखिए, ये हम पूरा एक डायग्राम बनाया है, देखो ये पूरा एक डायग्राम बनाया है, देखिए, तो ये है जीवन अवस्था, ये है एस अवस्था, ये G2 है, ये प्रवस्था। तो अगर मान लेते हैं कि कोशिका जीवन अवस्था में, ये कोशिका है जीवन अवस्था में, ये कोशिका जीवन अवस्था में है, ये कोशिका क्या G0 अवस्था में जा सकता है, ये कोशिका G0 अवस्था में जा सकता है। जीवन अवस्था जहां तक पड़ता है, यहाँ तक पड़ रहा है, यहाँ से भी क्या कोशिका G0 अवस्था में जा सकता है। G0 अवस्था वैसा अवस्था होता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। G0 अवस्था वैसा अवस्था होता है जिसमें कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये जो कोशिका था, इस कोशिका को इस कोशिका को विभाजन नहीं करना था। यहाँ इस जीवन अवस्था से उठ के कहां चल गया, G0 अवस्था में। G0 अवस्था में क्या होता है, कोशिका विभाजन नहीं होता है। तो ये कोशिका क्या है, जीवन अवस्था में, और ये कोशिका क्या करता है, विभाजन नहीं करना था। यहाँ से उठ के कहां जा सकता है, G0 अवस्था में चल गया। लेकिन यही कोशिका को क्या करना है, विभाजन करना है। जीवन अवस्था में क्या आता है, विभाजन करना था। कोशिका चलते कहां आ जाएगा, कोशिका आ गया यहाँ पर, जिसका नाम क्या है, G1 एस चेक पॉइंट।
इसका नाम क्या है? G1 एस चेक पॉइंट, मजोर चेक पॉइंट भी बोलते हैं। इसको हम लोग बोलते हैं G1 एस चेक पॉइंट, इसको मजोर चेक पॉइंट भी बोलते हैं। ये साइक्लिन प्रोटीन यानी सीडी के इस चेक पॉइंट का नाम क्या है? G1 एस चेक पॉइंट। अब हम लोग जानेंगे कि G1 एस चेक पॉइंट में क्या होता है। अब हम लोग जानेंगे कि G1 एस चेक पॉइंट में क्या क्या काम होता है। G1 एस चेक पॉइंट में क्या होता है कि ये एक कोशिका था, ये जो कोशिका है ये बाबू कोशिका है, इस कोशिका को क्या करना है? विभाजन करना है। ये कोशिका को एक कोशिका से दो कोशिका में बांटना है। तो ये क्या करेगा? ये करेगा सबसे पहले क्या, जैसे इसको बांटना रहता है तो इसको क्या करेगा? डीएनए की खराबी की जांच करेगा। मान लेते हैं कि हम एक लड़का है, सुंदर स्मार्ट लड़का है, हमको मान लेते हैं शादी करना है। जब शादी करना है तो लड़की वाली आएगी देखने कि हाँ ये लड़का अच्छा है कि नहीं है, ये लड़का नौकरीवा है कि नहीं है। अच्छा है, नौकरी करेंगे तो लड़की लड़का कर लिए पसंद कर लेगा। तो वैसे ये कोशिका को, वैसे ये कोशिका को, वैसे तो हम अच्छा है ये है, लेकिन वैसे ही एक कोशिका को क्या करना है? विभाजन करना है। एक कोशिका को एक कोशिका से दो कोशिका में बंटना है। तो इस कोशिका को एक कोशिका से दो कोशिका में बंटने में सबसे पहले जो आता है जिसका नाम क्या है? G1 एस चेक पॉइंट। G1 एस चेक पॉइंट को पार जैसे ही करेगा ये कोशिका, उसको यहाँ पे G1 एस चेक पॉइंट मिलेगा। G1 एस चेक पॉइंट में क्या होता है? उस कोशिका के अंदर जो डीएनए रहता है प्रेजेंट, उस कोशिका के अंदर जो डीएनए प्रेजेंट रहता है, उस डीएनए क्या करता है? चेक करता है कि वो डीएनए खराब है कि अच्छा है। अगर डीएनए अच्छा रहता है तो उस कोशिका को इस अवस्था में भेज देता है। अगर डीएनए खराब रहता है तो उस डीएनए को क्या रिपेयर करने के लिए भेज देता है। उस डीएनए क्या करता है? रिपेयर करने के लिए भेज देता है कि जाओ तुम अभी रिपेयर होके क्या उस डीएनए को अच्छा से करके लाओ। वो डीएनए क्या करता है? अगर डीएनए खराब है तो उस कोशिका को भेज देता है रिपेयर करने के लिए। अगर डीएनए अच्छा है उस कोशिका को भेज देता है इस अवस्था में। तो मान लेते हैं कि डीएनए क्या है? खराब है, रिपेयर करने के बाद भी नहीं पसंद आया, तो उसका एपोप्टोसिन क्या करता है? अगर डीएनए खराब रहता है तो योजनाबद्ध तरीका से एपोप्टोसिन, अगर कोशिका के अंदर जो डीएनए खराब है, रिपेयर करने के बाद भी डीएनए खराब है, तो एपोप्टोसिन क्या करता है? उस कोशिका को योजनाबद्ध तरीके से मार देता है। उस कोशिका को मार देता है, मार के फाड़ देता है, धुआं भूसा निकाल देता है, लाठी कर देता है, चार्ज कर देता है। लाठी चल तो लाठी ना बोलेंगे अभी हमें, लाठी चल तो। उसी क्या करता है? एपोप्टोसिन उस कोशिका को मार देता है। कब मारता है? जब उस कोशिका के अंदर के डीएनए खराब रहता है तब मार देता है। और डीएनए खराब है कि अच्छा है उसको चेक कौन करता है? उसको चेक करता है G1 एस चेक पॉइंट। G1 एस चेक पॉइंट। तो अगर मान लेते हैं कि एक कोशिका में क्या था? डीएनए खराब था, उसको पिटा गया, मर गया। अगर मान लेते हैं कोशिका में क्या डीएनए अच्छा है, तो G1 एस चेक पॉइंट क्या करेगा? इस कोशिका को भेज दिया कहाँ? एस अवस्था में भेज दिया। कहाँ भेज दिया? उस कोशिका को एस अवस्था में भेज दिया। तो एस अवस्था में होता है डीएनए क्या? प्रतिकीर्तिकरण। इस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का प्रतिकीर्तिकरण। जैसे में जीवन अवस्था में क्या हुआ? कोशिका का जांच हुआ, डीएनए का जांच हुआ। जैसे में पहला स्टेप में क्या होता है? किसी का शादी होना रहता था, लड़की वाला जाता है, देखता है सही है कि नहीं है, नहीं रहता है शादी कर जाता है। अगर सही है तो आगे बात चलता है कि नहीं। फिर ब्याह हुआ, फिर दिन धराता है। मान लेते लड़का सही था, दिन धराना था, वैसे कोशिका सही है, उसको आगे भेजना है, इस अवस्था में भेजना है। तो इस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का प्रतिकीर्तिकरण होता है। इस अवस्था में क्या होता है? डीएनए का प्रतिकीर्तिकरण। डीएनए क्या होता है? दो भागों में बढ़ता है, उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। कौन सा अवस्था में? इस अवस्था में क्या होता है कि डीएनए प्रतिकीर्तिकरण होता है। डीएनए का प्रतिकीर्तिकरण होता है, और प्रतिकीर्तिकरण होने के बाद वो उस डीएनए में कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। कौन सा अवस्था में? इस अवस्था में डीएनए के अंदर क्या होता है? प्रतिकीर्तिकरण होता है, और उसमें कुछ बदलाव आना शुरू हो जाता है। ये बात किसी को बोलना मत, नजर लग जाएगा।
समझ में आ गया। और उसके बाद मान लेते हैं डीएनए क्या हो गया, प्रतिकीर्तिकरण हो गया, उसके बाद आता है क्या, G2 में आ गया, G2 अवस्था में आ गया। यह कोशिका उठ के कहा गया, G2 अवस्था में आ गया। G2 अवस्था में भी क्या होता है, एक चेक पॉइंट होता है, एक चेक पॉइंट होता है, नहीं होता है लड़का वाला या लड़की देखी, फिर लड़की के एकदम थोड़ा सा लड़की वाला देखने के बाद क्या होता है, लड़का के लड़की के मम्मी पापा का पसंद आ गया, लड़का बाबू हम पसंद आ गए। उसके बाद लड़कियों ने देखा हुआ आज के जमाने में कि लड़का सुंदर है कि ना है, लंबा है कि ना है, बौना है कि कोची है ना, तब ना लड़की पसंद करेगी। बाद में शादी हो तो आज के जमाना में मतलब इसी करके ला दो बेलना चौकी से खाला मार मिलते तरह है ना करेंगे। तो जैसे ही कोशिका कहा गया, समझ गया, फिर वही बात यहाँ हो रहा है, सेम टू सेम। इस अवस्था में हो गया डीएनए का प्रतिकीर्तिकरण, उसके बाद कोशिका कहा गया, G2 में हो गया। देन धराइला के बाद शादी करता है, समझ में आ गया ना, ये दोषी कहा गया, G2 में आ गया। कौन, कोशिका। G2 में भी क्या होता है, यहाँ पर एक चेक पॉइंट होता है, यहाँ पे क्या है, एक चेक पॉइंट। उस चेक पॉइंट का नाम है G2M चेक पॉइंट, या क्या चाहे तो मिनोर चेक पॉइंट। यहाँ पे G2M चेक पॉइंट क्या करता है कोशिका के, G2M चेक पॉइंट क्या करता है कोशिका के, कि विभाजन के तैयारी के जांच करता है, विभाजन के तैयारी के जांच करता है। कौन, G2M चेक पॉइंट। अगर मान लेते हैं कोशिका यहां से उठ के G2 में आ गया, G2 में क्या है, G2M चेक पॉइंट होता है। G2M चेक पॉइंट क्या करता है कि ये कोशिका विभाजन होने लायक है कि नहीं है, ये कोशिका विभाजन होने लायक है कि नहीं है, ये कौन चेक करता है, G2M चेक पॉइंट होता है। तो दिन धरा गलो, सब चीज हो गया। उसके बाद क्या होता है, उम्र मिलाया जाता है कि लड़का के 21 साल हुआ है कि नहीं हुआ है। अगर 21 साल नहीं हुआ है तो तुम शादी करने लायक नहीं हो। तो वैसे यहाँ पे क्या होता है, G2M चेक पॉइंट में कोशिका का जांच होता है कि वो कोशिका विभाजन करने लायक है कि नहीं है। अगर ये कोशिका विभाजन करने लायक रहता है तो M अवस्था में चल जाता है, अगर वो कोशिका विभाजन करने लायक नहीं रहता है तो G2 में रह जाता है। अगर तुम शादी करने लायक नहीं हो, वहां पे दिन धरा के छोड़ा जाएगा, आपको उम्र के वेट किया जाता है, जब उम्र हो जाएगा तो शादी हो। तो वैसे ही जब कोशिका में क्या हो गया, जब कोशिका क्या हो गया कि विभाजन करने लायक रहता है तो चल जाता है M अवस्था में। आप लोग तो जानते ही हो कि M अवस्था में कोशिका का विभाजन होता है। M अवस्था में क्या होता है, कोशिका का विभाजन होता है। ये पूरा समझ में आ गया हुआ क्रिया कि कैसे कोशिका के चक्र का नियमन चलता है। आज के क्लास के इतने ही, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। और पढ़ते रहो, दीवान में से खूब मस्ती से पढ़ो, इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो इतना पढ़ो कि पढ़ते पढ़ते बगल के पड़ोसी देख के रोने लगे। इतना पढ़ो कि अगल बगल वाला पड़ोसी देख के, अरे फलवा के बेटवा कितना पढ़ो है, हमारा बेटिया ना पढ़े, एकदम ये नालायक निकलता है। तो खुद पड़ोसी रोने लगेगी, पड़ोसी खुद रोने लगेगी। तो इतना पढ़ के पढ़ते पढ़ते दूसरा के रो रहा है, पड़ोसी को रोवा देता, दम रोवा दे, दम जलाओ, जो जल रहा है उसको खूब जलाओ, नम टेंशन मुक्त, पढ़ाई के पीछे पागल हो जाओ, लड़की के पीछे मत, पढ़ाई के पीछे पागल हो जाओ। समझ में आया कि नहीं। तो आज के क्लास इतने ही रखते हैं, कल मिलते हैं नई एपिसोड के साथ। और खूब मन लगा के पढ़ो स्टूडेंट, हमें पूरा भरोसा है आप लोगों पर कि अच्छा नंबर लाओगे। और 11th क्लास मेरा मानना है कि 12th क्लास से हार्ड है 11th क्लास के बायोलॉजी। 11th क्लास के बायोलॉजी अच्छा से पढ़ो, ताकि 11th और 12th और 10th जो व्यक्ति अच्छा से पढ़ लिया, जो स्टूडेंट अच्छा से पढ़ लिया, उसका जॉब तुरंत हो जाता है, उसका जॉब तुरंत हो जाता है। तो आप लोग 11th 12th 10th नहीं पढ़े हो अच्छा से कम 11th और 12th पढ़ लो अच्छा से। अगर नौकरी लेना है तो हर एक स्टूडेंट का यही मकसद रहता है कि हम पढ़ रहे हैं तो मेरा नौकरी ही होगा, हम पढ़ रहे हैं तो मेरा नौकरी होगा। तो आप लोग अच्छा से पढ़िए, मन लगा के पढ़िए और खूब पढ़ो, इतना पढ़ो कि मत कहो। समझ में आया कि नहीं। देखिए जिंदगी में तो बहुत सारा गम है, जिंदगी में बहुत गम है, लेकिन आप लोग उसी गम को लेकर चलते रहिएगा ना बाबू, उसी गम को लेकर चलते रहिएगा तो आप पीछे रह जाइएगा, लाइफ में पीछे रह जाइएगा, कभी कभी बड़ा आदमी बन पाइएगा। कुछ स्टूडेंट क्या सोचते हैं कि मेरे पापा इतना पैसा कमाते हैं, हम कैसे पढ़ लेंगे, हम क्या कर लेंगे। ये सब गलत है। स्टूडेंट के बस यही एक मकसद होता है कि बस स्टूडेंट के किसी भी तरीका से पेट भर जाना चाहिए, स्टूडेंट के किसी भी तरीका से पेट भर जाए, बस अब क्या करना है, स्टूडेंट को किसी भी तरीका से पेट भर जाए, बस उसके बाद पढ़ना बैठ जाना है।
अगर इस कोई अगर तुम पढ़ रहे हो ना बाबू, अगर तुम पढ़ रहे हो तो माए बाप इतना दयालु होते हैं, इतना दयालु होते हैं कि वो अपना किडनी बेच के बाल बच्चा के पढ़ा देगा। समझ में आया कि नहीं? माए बाप ऐसा होता है। तो तुम पढ़ो, अगर तुम पढ़ेगा तो माए बाप तुमको कमाने के लिए भी नहीं बोलेगा। अगर तुम नहीं पढ़ेगा तो माए बाप मर दो चुत्तर बगनम जो लोहा फैक्ट्री में काम करो ना जाकर। तो पढ़ो, मन लगा के पढ़ो और खूब पढ़ो। यही उम्र है पढ़ने का, यही उम्र है बिगड़ने का भी। यही उम्र पढ़ने का भी है, यही उम्र बिगड़ने का भी है। यही उम्र में आप लोगों को क्या रास्ता तय करना है कि कौन रास्ता में जाए कि हम लोग सक्सेस हो, कौन रास्ता में जाए कि सक्सेस। अगर देखिए ट्वेल्थ के बाद क्या होता है? दो रास्ता होता है। ट्वेल्थ के बाद दो रास्ता होता है कि एक पढ़ाई के रास्ता चुन लिया तो वो अच्छा रास्ता है, और एक चुन लिया क्या कि हाँ रे हमारा से पढ़ाई ना होगा, काम ये करेंगे वो करेंगे, तब कुछ नहीं होने वाला है। और पढ़ते रहे, अरे पढ़ते रहो, आज नहीं तो कल, कल नहीं तो आज, होना है नौकरी, होना ही होना है। आखिर बताओ भारत में 100% में से मात्र 2% लोग का नौकरी होता है, 98% लोग का नौकरी नहीं होता है। क्या नहीं होता है? अच्छा तरीका से नहीं पढ़ रहे हैं। ये बीए कर लिया एकदम पूरा एकदम बीटेक कर लिया है, बीए वो सब कर लिया है और नौकरी ना हो रहा है। बोले सरकार के दोस्त देगा, इतना बीए पढ़ के हम बकरी चलाई थी तो दुकान चलाई थी, नौकरी ना हुई थी। अरे गधा कहेंगे, अच्छा से पढ़ ले नहीं रहेगा तो नौकरी कहाँ से होगा? पढ़े को मैं होना जगह होने हाय हेलो कैसी हो करेगा। अब बोला कि नौकरी ना हो रहा है, सरकार के दोस्त देगा, खुद तो पढ़ेगा नहीं। पढ़ो, खूब पढ़ो। हम भी जानते हैं बाबू अभिन, मेरा उम्र 19 साल कुछ महीना होने वाला है, हो रहा है। इतना छोटा उम्र बहुत देख लिए हैं, बहुत दुनिया को भी समझ लिए, कैसा कैसा क्या होता है, कैसे क्या नहीं होता है। पढ़िए आप लोग। जब तक बच्चा 12th में रहता है उसको कुछ समझ में नहीं आता, उसका दिमाग उतने में रहता है घूमते हुए। जैसे 12th पास करता है तब उसको दिल और दिमाग पर टेंशन होना शुरू हो जाता है कि हमको पढ़ना भी है और पैसा भी कमाना है। लड़के लोग के नहीं, कुछ नहीं। तो वही बात है, लड़के लोग के क्या है, हर या मैसेगी बर्तन मैसेगी, हो गया काम, बात खत्म। जो लड़की पढ़ेगी उसको माई बाप अच्छा से पढ़ाएगा, और जो लड़की नहीं पढ़ेगी 12th के बाद शादी ब्याह कर गए, जो ससुराली से मरता हूँ तो शांत हो जाए। आप लोग पढ़ाई कीजिए, खूब मस्त पढ़ाई करो। अगर दुनिया को देखना है तो जहां घर में बैठे हुए रहते हैं तो उस घर से बाहर निकलो और घूमो सगरो। पटना चल जाओ, पटना जाओ कुछ दिन रहो तो वहां पे समझ में आएगा, अरे बाप रे बाप ऐसे हो, हम तो कुछ जानते ना कर रहे, तब समझ में आएगा। हम लोग अरवल जिला छोटा जिला में रहते हैं कि हाँ यहाँ के टीचर ऐसे पढ़ाता है, ऐसे पढ़ाता है, लेकिन बाहर के टीचर से पढ़ कर देखोगे ना तो ये सब मतलब छोटा मोटा टीचर, उसके आगे कुछ नहीं है। नहीं, पटना पढ़े हुए हैं, पटना भी पढ़े हैं, अरवल भी पढ़े हैं। जब हम पटना पढ़ने गए तो बहुत दिमाग खुला कि ऐसे करना है, वैसे करेंगे, ऐसे चलेंगे, ऐसे क्या करेंगे तो मेरे साथ सही होगा, क्या करेंगे तो मेरे साथ गलत होगा। सब खुलता है दिमाग घूमने से भी। तो पढ़िए, घूमिए, मस्ती कीजिए। मस्ती भी करना लाइफ में बहुत जरूरी है। हम ऐसा नहीं बोल रहे हैं कि मस्ती मत करो, मस्ती भी करो, खूब करो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करो, खूब पढ़ो। समझ में आया? ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। पढ़ाई पर आप लोग ध्यान दीजिए थोड़ा सा, बस थोड़ा सा। ये 11th क्लास सब सोचता है क्या 10th में बच्चा, 10th है ना, एग्जाम के 2 महीना बचेगा तो खूब पढ़ेगा, धूप के दम पढ़ेगा खूब, पढ़े तो एकदम पूरा एकदम क्वेश्चन बैंक रट जाएंगे। उसके बाद जैसे ही एग्जाम के 2 महीना आता है तो क्या सोचता है स्टूडेंट, जब एग्जाम के आखिरी रात रहेगा ना तो पढ़े एकदम पूरा एकदम चीट बना लेंगे पूरा क्वेश्चन बैंक के। उसी के कारण क्या होता है, रिजल्ट फेल होता है। अब इसमें क्या हो गया, 10th कैसे घिस तीर के पास कर गया, चोरी करके। 11th चलिए 11th कुछ है, 12th में जाएगा तो पढ़ेगा ना अच्छा से, 12th में जाएगा तो अच्छा से पढ़ेंगे ना। तो 11th में नहीं पढ़ता है बच्चा, जब 11th नहीं पढ़ा तो उसको लाइफ हो गया गोल। अब 12th में क्या चलिए, अभी तो बहुत दिन है, 12 महीना समय है, 6 महीने बीत गया, 6 महीना हो जाएगा तो खूब पढ़ेगा। अरे अभी 2 महीना बचेगा तो खूब पढ़ेंगे, सब ऐसे सोचता है स्टूडेंट। अब 10 दिन बचते हैं खूब पढ़वे। अब तू 10 दिन पढ़ क्या कर लेगा, इतना मोटा मोटा फिजिक्स और केमिस्ट्री की किताब है, 10 दिन में तू पढ़ लेगा, बड़का ज्ञानी है बनल तू।
नहीं पढ़ पाओगे, शुरू से ही मेहनत करना होता है। उसी कारण क्या होता है, बच्चा का रिजल्ट खराब होता है, उसी कारण बच्चा का रिजल्ट खराब होता है, जिसके कारण क्या मास्टर के भी कुछ कुछ दोष होता है कि मास्टर अच्छा से ना पढ़ लेला, बच्चा अच्छा से पढ़ेगा तो ना मास्टर पढ़ाएगा। तो मास्टर तो कोशिश करता ही पढ़ाए अच्छा से। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, कल मिलते हैं नए एपिसोड के साथ। तो आज के लिए इतना, ये सब क्लास बहुत हार्ड था। ठीक है, बाय बाय, टाटा। अरे यार।